बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क के सियासी मामलात किस संफ में बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे मईशत से जुड़े मामलात जो हैं उनको भी मौजूद बहस लेके आएंगे। आज प्रोग्राम के आगाज़ से कबल एक इंतहाई अफसोसनाक तकलीफ खबर डॉक्टर आमिर लियाकत जो है वो जहान फ़ानी से कूच कर गए। उनकी आज मौत जो है उसने बहुत सारे लोगों को अशकबार कर दिया। रुकन कौमी असम्बली रह चुके हैं, मारूफ एंकर रह चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या कहना चाहिए कि मंजूवी सियासत भी इन्होंने की और बड़ी प्रोएक्टिव किस्म की सियासत के साथ साथ उन्होंने जर्नलिज़म भी की। उनकी मौत एक मुहिमा अभी तक बनी हुई है। उसके हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, कयास आराइयाँ भी हैं की जा रही हैं। पोस्टमार्टम के हवाले से अभी जो पाकिस्तान में मौजूद उनके लवाहिकीन हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी हम नहीं कराना चाहते, लेकिन हतमी फ़ैसला उनके बेटे के पाकिस्तान आ जाने के बाद जो है वो किया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान की टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी जो है अफसोस और दुख का इजहार किया। मुझे याद है हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी डॉक्टर साहब जो है वो बड़ा फ्रीक्वेंटली आते थे और बड़ा जो है वो दबंग अंदाज में जिस तरह उनका तरीका होता था बड़ा तबसरे करते थे और हमेशा जो है वो कोशिश करते थे, बल्कि हमने ये देखा भी कि बड़ी खरी जो है वो बात करते थे। बहरहाल अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। आज एक और अफसोसनाक जो है वाक़या मकसूद चपड़ासी जो है जो फ़रीक थे बड़े अहम मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जो शहबाज शरीफ जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं उनके केस के अंदर थे, उनकी भी आज डेथ हो गई। हरकत क्लब जो है वो बंद हो जाना उसकी रीज़न करार दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से एक मीडिया टॉक की उनके लीडर्स ने और मुतालबा किया कि हम उनका पोस्टमार्टम चाहते हैं कि हुकूमत करवाए और उसकी रोशनी के अंदर कुछ मज़ीद इन्वेस्टिगेशन वो चाहते हैं कि आगे बढ़ाई जाए। इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कल रात से बल्कि कल शाम से जो है काफ लीग की सियासत को लेकर खासी हलचल है पाकिस्तान के सियासी हलकों के अंदर, और उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का डिवाइड हो जाना या डिवाइड ना होना, ये चीज़ें मौजूए बहस हैं। चौधरी शुजात साहब की सियासत, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सियासत, उनके भाई की सियासत, उनके बच्चों की सियासत, इन तमाम तर चीज़ों को आज भी हम मौजूए बहस लेकर आएंगे। और साथ ही साथ बजट के हवाले से जो प्री बजट डिस्कशंस हैं वो भी हर जगह पर जारी हैं। बजट मुमकिन तौर पर एक आधे दिन में जब आएगा तो उसके बाद कुछ लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा अवामी रिलीफ इसके अंदर मिलेगा, और कुछ लोग कह रहे हैं बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा, आवाम से जो मज़ीद जो है वो पैसा निकालने की कोशिश की जाएगी, IMF को राज़ी करना होगा। IMF ने कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आ रही हैं सामने कुछ और मुतालबे किए हैं, जिन मुतालबों के अंदर CPAC के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इसमें जो डील्स की गई पुरानी 1994 की 2002 की, उसके ऊपर भी चाइना को जो है वो रिकन्सिडर किया जाए जो आप उनको प्राइस पे कर रहे हैं। बहरहाल ये सारा मामला किस जाने बढ़ा है इसको आज डिस्कस करेंगे। IMF की मुमकिन इंस्टॉलमेंट कब आ सकती है उसको भी मौजूद बहस लेके आएंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इमरान मसूद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा। वेलकम टू द शो इमरान साहब। इमरान साहब के साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं मोना आलम साहिबा, जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मोना। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा इमरान साहब। थोड़ा सा आप चूँकि पार्ट हैं और बड़े करीब हैं चौधरी बरदरान के और बड़े अरसे से आप चौधरी बरदरान के साथ सियासत कर रहे हैं, थोड़ा सा लोगों को क्लैरिटी ऑफ थॉट दे दीजिए कि जो ये ख़बरें हैं, डेवलपमेंट्स हैं स्प्लिट की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की, इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है, चूँकि ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और कह रही हैं। कैसे कमेंट करेंगे इस सूरत हाल बारे? देखिए, पहली तो बात ये है कि अभी पिछली ईद पे जो है वो सारे इकट्ठे थे और इकट्ठी नमाज पढ़ी, मैं भी वहीं था। सो द एंटायर फैमिली वाज टुगेदर। रवायती तौर पर वो वहाँ गुजरात शहर में ईद, हम भी वहीं ईद करते हैं, तो सब इकट्ठे हैं। तो आप जिस हवाले से बात करना चाह रहे हैं, तो मुल्क से बाहर गया हुआ तो अभी 2 दिन ही हुए मैं आया हूँ, और जो स्प्लिट की आप बात कर रहे हैं मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात है। और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही बिल्कुल इकट्ठे हैं, राब्ते में हैं, तो कोई ऐसी खबर नहीं है। अच्छा सर, अब जो ये खबरें आ रही हैं कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के जिस तरह बेटे हैं उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है और मुमकिन तौर पर या मुबैना तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है वो शमूलियत का इरादा रखते हैं, और इसी तरह फिर हमने मोनिस इलाही साहब की भी कुछ सियासत रिसेंट पास के अंदर देखी, इमरान खान साहब और उनके नैरेटिव के साथ जिस तरह वो अपने आप को कैरी कर रहे हैं राइट आफ्टर जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है। ये चीज़ें फिर क्या हैं? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है काफ लीग, वो सपोर्ट कर रही है इमरान खान साहब को और उसके साथ खड़े हैं, और इसको तो टेस्टिफाई जो है वो चौधरी शुजात हुसैन ने भी कई बारी अपने बयानात में कहा है कि बिल्कुल उनकी भी इसमें ब्लेसिंग है और
खान साहब जो है काफी सपोर्ट किया। हम्म। और फिर वो सालिक हुसैन और जो थे चीमा साहब वो डिसएग्रीमेंट में थे। वो कहते थे कि हमें छोड़ देना चाहिए पीटीआई को एंड वी शुड गेट आउट ऑफ इट, और जो भी चल रहा था सारा। तो यहाँ तक तो डिसएग्रीमेंट था, और वो आपके सामने भी आया, नजर भी आपका आ गया। उन्होंने अपना वो जो है कहले साथ दिया शहबाज शरीफ साहब का, सालिक साहब ने, और जो है वो चीमा साहब ने। तो इस हद तक तो डिसएग्रीमेंट नजर आ रहा है। लेकिन जब इस बात का पूछा गया चौधरी शुजात हुसैन साहब से, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने खुद इजाजत दी है, और मेरी इजाजत से जो है वो सालिक साहब जो है वो कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। तो बस ये है, यहाँ इस हद तक तो डिसएग्रीमेंट नजर आ रहा है, और उनका मौकफ है अपना चीमा साहब का भी और सालिक साहब। जी, काफली की जो सियासत है वो बड़ी अहमियत की हामिल है, और पाकिस्तान की तारीख इससे भरी पड़ी है। और ख़ुसूसन चौधरी शुजात हुसैन साहब का जब भी जिक्र आता है तो पाकिस्तान के बड़े या कदावर सियासतदानों में उनका जिक्र किया जाता है। बड़ा बुर्दबारी की सियासत भी जो है वो उनसे रिलेट की जाती है कि जी बुर्दबार किस्म की शख्सियत हैं, और बहुत पैचअप कराने में वो हमेशा कलीदी किरदार अदा करते आए हैं। बल्कि मुख्तलिफ़ पार्टीज़, मुख्तलिफ़ धड़ों के दरमियान जो है ही हैज़ ऑलवेज़ बीन अ मीडिएटर, और ऐसा मीडिएटर जो कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करना जो है उसके हवाले से अपनी पहचान रखता है। लेकिन आज उनसे इस तरह परवेज़ इलाही साहब का या मोनस इलाही साहब का राहें अलहदा करना और वो बड़ा बाबंग दोहल करना, ये तो अपने ही वो क्या कहना चाहिए लंका ढाने वाली बात है। मतलब आपके ख्याल से ये काफली के लिए कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा ये सारा कुछ हो जाना? काफली के लिए तो बड़ा चैलेंज है, और साफ ज़ाहिर है हमारे जो है पूरी जो लीग है वो परेशान है कि ये क्या हो रहा है। इस हद तक तो बात बिल्कुल आपकी बचा है, और जो है वो इशू तो नजर आता है विच इज वेरी अलार्मिंग फॉर आवर पार्टी। और इस पे अभी हाल ही ईद पे भी दोनों बहन जो थे इकट्ठे थे, चौधरी साहब, शुजात हुसैन साहब और चौधरी परवेज़ साहब। और आपने सही कहा कि चौधरी शुजात का एक रोल है पूरी पाकिस्तान की सियासत में, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स में उनका शुमार होता है, और उनकी बुर्दबारी और उनकी सोच ये बिल्कुल बात आपकी बजा है। और वो परेशान थे जो हालात चल रहे थे, हमेशा उनके बयानात जो है वो बड़े अच्छे आते हैं और बड़े पॉजिटिव। और स्पीकर साहब का भी अपना, चौधरी परवेज़ का अपना एक मौकफ था, इस मौकफ के पे वो खड़े हुए हैं। और आई थिंक कभी कभार पार्टीज में भी डिसएग्रीमेंट होता है। हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी में और हमारे कि दे आर ऑलवेज यूनाइटेड। वो तो हवा ना गुजरने देने वाली रेपुटेशन रखते थे कि जी दोनों कजन्स थे वैसे परवेज़ इलाही साहब, चौधरी शुजात साहब, के दे आर ऑलवेज टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन। अब इस सब असना में हमने एक और चीज़ देखी, और वो बड़ी एविडेंट है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने हमेशा परवेज़ इलाही साहब को या उनके बेटे को आगे रखा, वो मिनिस्ट्रीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो सीएमशिप हो, वो स्पीकरशिप हो। लेकिन ये गिला तो नहीं शायद कहना चाहिए, लेकिन ये हमेशा एक कंसर्न तो शुजात साहब के बेटों के दरमियान में भी रहा कि जो परवेज़ इलाही साहब हैं दे आर ऑलवेज़ देयर, या उनके बच्चे दे आर ऑलवेज़ देयर लीडिंग फ्राम द फ्रंट, वी वर नॉट डूइंग व्हाट वी शुड हैव डन। तो आपको लगता नहीं है कि इस मरतबा भी थोड़ी सी कोई ज़्यादती परवेज़ इलाही साहब की तरफ से हो गई है या नहीं हुई? देखिए, हर फैमिली का अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, अपनी पॉलिसीज होती हैं। और वो हमने तो हमेशा ही इनको खुश देखा है, बड़ा ग्रेशियसली हमने सपोर्ट किया जो भी फैसले चौधरी शुजात हुसैन ने किए। फैमिली के बच्चों को किसने टिकट लेना है, किसने इलेक्शन लड़ना है, इसमें तो सारा कॉन्सेंट तो शामिल होता है सबका, बुजुर्गों का। और बाकी ये है कि डिजायर्स तो सबकी होती है, चाहे लीडरान के बच्चे हों या बाकी पूरी पार्टी में लोग हैं उनके बच्चे हों, डिजायर्स तो सबकी होती है पॉलिटिक्स में आ जाए। लेकिन देयर इज ऑलवेज अ टाइम जब बंदे की एंट्री होती है। और यूनिटी की हद तक तो आपने सही बात की, इस खानदान की यही शोहरत है कि ये इकट्ठा है, और हमारी दुआ है कि इकट्ठा ही रहेंगे। और लेकिन अब ये है कि बच्चे भी जो हैं वो बड़े हैं, और वो शामिल होते हैं मशवरे में अपने बुजुर्गों के साथ। मैं चौधरी साहबान की बच्चों की बात कर रहा हूँ।
तो सुन्नी पड़ती है, और अब जरा बिगर हो गया है, ग्रुप का तादाद बढ़ गई है कि सारे अब वो इलेक्टेड लोग हैं पार्टी में। तो आई थिंक मसला ठीक है, मामला सब खैरियत है इंशाल्लाह। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये बताएं कि ज़ाहिर है जब ये एक स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट हो जाते हैं तो रस्ते अलहदा हो जाते हैं, जब रस्ते अलहदा होते हैं तो ज़ाहिर है उनको लीडर्स को जो रस्ते अलहदा करते हैं उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे मेम्बरान असम्बली हैं, पंजाब के हैं, वफाक के हैं, वो भी ज़ाहिर है फॉलो करेंगे अपने अपने लीडर को या स्कूल ऑफ थॉट को जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये बताइए कि यूँ हो जाने के बाद जो चौधरी शुजात साहब के बच्चे हैं जो नून लीग के साथ मुमकिना तौर पे इल्हाक करने जा रहे हैं, being not being part of CAF League, being a political analyst, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? Is this the right decision? सॉरी, मुझे आप काफी आवाज नहीं आई, क्या आपने सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अभी आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इस सबसना में जो चौधरी शुजात साहब के बेटे हैं मुमकिना तौर पर जो वो नून लीग को ज्वाइन करने जा रहे हैं, आपके ख्याल से बीइंग ए पॉलिटिकल एनालिस्ट ये डिसीजन दुरुस्त है उनका? देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं कि वो नून लीग में शामिल होना चाहिए। पाकिस्तान में काफ जो है वो बात है, और बाहर में ये कौन नून में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये डिपेंड करता है कि अगले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो इत्तेहाद में रह के पीटीआई के साथ क्या अरेंजमेंट होता है उनका सीट के हवाले से। तो अभी तक तो यही चल रहा है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ इमरान मसूद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कुछ मैशियत है उसके हवाले से भी बात करनी है हमने, और बड़ी लंबी चौड़ी आज हमने बात करनी है। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब एन एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मैं आपकी तरफ आता हूँ मिर्ज़ा साहब, लेकिन मोना साहबा मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है। मोना साहबा, जो कुछ काफ लीग की सियासत में हो रहा है, आपने सारी गुफ्तगू सुनी जो इमरान साहब फरमा रहे हैं। शुजात साहब का मैं दोहराऊंगा वही बात कि उनका बड़ा एक प्रोएक्टिव रोल रहा है, बड़ा बुर्दबारी वाला रोल रहा है, और काफ लीग इस वक्त फेडरल और प्रोविंशियल पंजाब दोनों के अंदर जो है वो इस सारे वाक़े हो जाने के बाद काफ़ी मुश्किलात का शिकार होती हमें दिखाई दे रही है, और उसकी अपनी साख के लिए या यूनिटी के लिए अच्छा नहीं होगा। आप कैसे एनालाइज करते हैं सारी सूरत हाल को? देखिए, एक तो इमरान साहब की अभी भी जो बात उन्होंने की है, मुझे वो खासे जो उनका लहजा था वो डिमोरलाइज्ड था, तो आई थिंक वो भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके अलावा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ये बात है, हम इत्तलात पे क्या बात करें, मोने सलाई साहब ने खुद ही कल ट्वीट किया है और उन्होंने एक न्यूज आइटम लगाया है एक मखसूस चैनल का, जिसमें क्लियर ये वो कह रहे हैं कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो पीटीआई के साथ हैं और शुजात हुसैन जो है वो पीएमएलएन या जो इस वक्त हुकूमत है, अलाइड हुकूमत है, उनके साथ हैं। और ये बात इनके आप काबीना में भी देख लें, मैं तो बल्कि समझती थी कि काफ लीग बड़ी अच्छी पोजीशन में है, कि अगर आप वफाक में देखें, वफाक में एक तरह से ऑपोजिशन भी काफ लीग है, हुकूमत भी काफ लीग है। सिमिलरली पंजाब असेंबली में स्पीकर काफ लीग है। फिर जो आने वाले जो पीटीआई के साथ जो इनके मुश्तरका कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर के, वो भी काफ लीग के थे। तो काफ लीग तो मुझे लगता है काफी अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन वो इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि उनकी अपनी पार्टी जो कि मतलब मैं इन्हीं अल्फाज में कहूंगी कि वो एक पर्टिकुलर फैमिली की पार्टी है, मतलब एक फैमिली के लोग हैं जो उस पार्टी में बाय एंड लार्ज हैं। उस छोटी सी पार्टी में भी मजीद जो है वो तकसीम दर तकसीम के का बायस बन जाएगी ये वाली बात। ये बहुत अचंभे की बात है, और मुझे लगता है कि मोने सलाई साहब का वो ट्वीट करना, वरना तो हम कहते हैं ना कि ये इत्तलात आ रही हैं या अभी हम पूछेंगे, खानदानी जराए बताएंगे, मुझे नहीं लगता कोई उसकी गुंजाइश रह जाती है। हुसैन इलाही साहब ने भी ट्वीट किया है कि वो जैसे ही वापस आएंगे तो वो फैसला कर लेंगे और वो फिर छोड़ देंगे। उन्होंने, मुझे तो यही समझ आई है, मैंने यही इंटरप्रेट की है उनकी ट्वीट, कि वो जमात को छोड़ देंगे और वो प्रोबेबली पीटीआई ज्वाइन कर लेंगे। तो ये चीजें तो क्लियर है, हमारे सामने हैं, और मुझे लगता है बदकिस्मती की बात है एटलीस्ट उनकी जमात के लिए। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। मिर्ज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। ये तो सियासी मामलात हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि सियासी अनरेस्ट हो तो वो इकनॉमिक अनरेस्ट भी हो जाता है। मैं आपसे सर जानना ही चाहता हूँ कि अब हुकूमत बहुत जल्द जो है वो बजट अनाउंस करने जा रही है, और उस बजट को लेके कुछ IMF के तहफ़्फ़ुज़ात की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक। आपको क्या लगता है कि इस बजट के बाद IMF राज़ी हो पाएगा, खेप दे पाएगा अगली, या देयर इज़ ए लॉन्ग वे वी नीड टू कवर येट? मिर्ज़ा साहब जी, मिर्ज़ा साहब मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज़ आ रही है जी?
जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको, मेरी आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी 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 मैं आपसे जानना ही चाह रहा हूँ। इकोनॉमिक सर्वे जी जो अभी आया है, इस इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक कुछ हदाफ ऐसे हैं वो तो हुकूमत ने हासिल करे हैं और कुछ हदाफ ऐसे हैं जिसमें वो नाकाम रहे हैं। पहले हम उसकी बात कर लेते हैं कौन से हदाफ हैं जिन्हें उन्होंने अचीव करा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ 3.5% की थी, उन्होंने 4.4% अचीव की है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ 6.6% की थी, 7.2% अचीव की है। जीडीपी 6% अचीव की है। और ये 6% जीडीपी अचीव करना गले पड़ गया हुकूमत के, क्योंकि माशदान गवर्नर स्टेट बैंक इसको कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी ओवर हीटिंग हो गई, जिसकी वजह से हमें इंपोर्ट ज्यादा करनी पड़ी, जिसकी वजह से फर्नेस ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ा और अफराते ज़र शूट कर गया 13% 14%। अब आके वो देख लेते हैं कि वो कौन से हदायत हैं जो अचीव नहीं कर सके। इन्होंने अफराते ज़र का टारगेट रखा था 8.2, वो 13% पे पहुंच गए। एक्सपोर्ट भी हमारी अदब पूरा नहीं कर सका, 29 बिलियन की वो मुश्किल हुई। करंट अकाउंट डेफिसिट जो सबसे बड़ी तलवार है, वो $12 बिलियन की हमारे पे खसारा हो गया है। और उससे भी बड़ी जो एक चीज है वो है तिजारती खसारा जो 45 अरब डॉलर का हुआ है। इनको दोनों को देखते हुए हमारे जो रिजर्व्स हैं वो बमुश्किल 1.5 महीने की इंपोर्ट के लिए काफी $9 बिलियन रह गए। 1-2 महीने पहले $21 बिलियन थे। और इसी वजह से रुपए के ऊपर प्रेशर है, वो डेप्रिशिएट हो रहा है और 200 रुपए पे वो पहुंच गए। अब आने वक्त में क्या किया जाए, ये कल के बजट में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पहली चीज तो ये कि उन सेक्टर को जिनको जाने वाली हुकूमत ने नजरअंदाज किया था, उनको दोबारा आपने तरजीहात देनी होंगी, बहाल करना होगा, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर टॉप पर है। वो क्यों? क्योंकि गेहूं, शुगर, दालें, फर्टिलाइजर, मसाला जात, ये वो चीजें थी जो हम एक्सपोर्ट करते थे और अब हमें ये 3-4 सालों से इंपोर्ट करनी पड़ रही है, जिससे $7 बिलियन का हमारा। अब ये बताएं मिर्जा साहब, जो आने वाला बजट है, आपकी दानिश, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी राय क्या है? ये कोई रिलीफ वाला बजट होगा आवाम के लिए, या कुछ लोग कह रहे हैं नहीं जी रिलीफ वाला नहीं, बल्कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट समत के अंदर चीज़ें बढ़ेंगी और लोगों का पसीना जो है वो निकाला जाएगा? IMF से जो कंडीशन तय हुई है उसके मुताबिक कोई सब्सिडी हुकूमत को इजाजत नहीं दी गई है कि वो दें। अच्छा। बल्कि जो गुज़िश्ता सब्सिडी दी हुई थी इमरान खान की हुकूमत ने, उनको भी उन्होंने कहा कि आप वापस लें, जिसमें आपने देखा कि वो 10 रुपए जो पेट्रोल की और 5 रुपए जो बिजली की कीमतें कम की थी जून तक, उनको दोबारा वो मराहत हटा दी गई है और उसकी वजह से 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, 9 रुपए बिजली की कीमत बढ़ी है और 45% गैस की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं 1 जुलाई से। तो सब्सिडी को आप अपने जहन से निकाल दें कि आप हुकूमत किसी पोजीशन में है कि वो सब्सिडी दे सके। बल्कि वो तमाम FBR में टैक्स एग्जम्पशन, तमाम मराहत जो टैक्स एग्जम्पशन की मद में दी गई है उनको भी खत्म किया जाएगा, क्योंकि वो अब टारगेट बात कर रहे हैं 7,500 अरब रुपए का FBR का, और ये 7,256 अरब रुपए का, और FBR कह रही है कि जी हम 7,000 तक का टारगेट ले लेंगे। तो इतना बड़ा टारगेट को अचीव करने के लिए यकीनन नए टैक्सेस लगेंगे। बट जो मुश्किलात मुझे नजर आ रही हैं वो ये कि अब इंपोर्ट के ऊपर जो रेगुलेटरी ड्यूटी लगाई है कि इंपोर्ट कम से कम हो, उसकी वजह से अब कस्टम ड्यूटी के रेवेन्यू उतने नहीं मिल सकेंगे जो अब मिल रहे थे। तो ये FBR के लिए भी एक बड़ा सख्त चैलेंज होगा, टास्क होगा कि वो इंपोर्ट कम होने के बावजूद अपने रेवेन्यू जो है वो पूरा करें और वो 27% की जो ग्रोथ माशाल्लाह FBR 3-4 सालों से कर रहा है उसको वो कायम कर सके। ठीक, आप मेरे साथ रहिएगा। मोना साहिबा, ये फरमाएं, जिस तरह मिर्ज़ा साहब फरमा रहे हैं और जिस ट्रेजेक्ट्री में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, समझ यूँ ही आ रही है, लग यूँ रहा है कि हुकूमत को मज़ीद स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे और उन्होंने लोगों से ही मज़ीद जो है वो पैसा निकलवाना है। टैक्सेस की सूरत के अंदर, सब्सिडी ख़त्म करने की सूरत के अंदर, चीज़ों की प्राइसेस बढ़ाने की सूरत के अंदर। आप बहुत सारे टॉक शोज़ करती हैं, लोगों को जानती हैं, पब्लिक पल्स समझती हैं
ये जब होगा तो उसके बाद क्या होगा, क्या करेंगे लोग? बहुत अच्छा परफॉर्म किया था पीटीआई की हुकूमत ने, जहां पर ये पैंडेमिक से भी उन्होंने डील किया था और साथ साथ हमारी ग्रोथ नंबर्स और मईशत पर भी इसका मनफी असर कम से कम आने दिया था। और ये गवर्नर ऑब्वियसली मौजूदा हुकूमत के लगाए हुए थे। तो ये भी बात, इसकी एंडोर्समेंट हमें अब मजीद इकोनॉमिक सर्वे से मिल गई। जो प्रॉब्लमेटिक फिगर्स हैं वो बिल्कुल सही, जैसे आपको बताया गया कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो जब ये लोग गवर्नमेंट में थे तब भी उसका हाल बहुत खराब था, बेहाल था। आपको याद होगा एक जमाने में करंट अकाउंट सरप्लस हो गया था पीटीआई के दौरे हुकूमत में, और उसके ऊपर हमाद अजहर साहब रोज की बुनियादों पर ट्वीट्स करते थे, लेकिन फिर उसके बाद वो ऐसा हाथ से निकला कि दोबारा वापस नहीं आके दिया। आम शख्स क्या उसी करेगा? तरह से तजारती, जाहिर है, देखें मुझे नहीं लगता कि आम शख्स को बहुत कोई ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। क्या ऑप्शंस दिए जा रहे हैं? आम शख्स के ऊपर आपने देखा है एकदम 60 रुपए का पेट्रोल पे इजाफा कर दिया गया है, उससे जो इन्फ्लेशन का प्रेशर है वो भी बढ़ा है, गैस की कीमतों में इजाफा। तो अब आईएमएफ के साथ जो ये मामलात हैं, पिछली हुकूमत ने साइन किया अग्रीमेंट, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उनको किस्त मिल गई उसके बाद $1 बिलियन की, तो उसके बाद उन्होंने उसकी पासदारी खत्म कर दी। अब क्या है, बजट जब ये लोग आए हैं, ये नई हुकूमत आई है, तो इनके सर के ऊपर बजट पड़ा हुआ है, इनके पास पैसे है नहीं या थे नहीं बजट बनाने के लिए। तो ये भी एक तरह से डेस्परेट नजर आ रहे थे हमें कि आईएमएफ को किसी तरह से उनसे ये जो किस्त है अगली वो मिल जाए, प्रोग्राम रिज्यूम हो जाए। उस डेस्परेशन में आईएमएफ को इन्होंने मनाने की कोशिश की और इन्होंने भी अवॉइड करने की कोशिश की उसी इकदाम को जिसके लिए ये पीटीआई की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे कि आखिरी दिनों में उन्होंने सब्सिडी दे दी। तो इन्होंने भी सब्सिडी अपने आने के तकरीबन एक माह तक उन्होंने जारी रखी, कंटिन्यूड रखी, लेकिन फिर जब आईएमएफ मान के नहीं दिया तो इनको सब्सिडी विड्रॉ करना पड़ी। तो इस हुकूमत की सब्सिडी 1 महीना जारी रखना भी तो फिर गलत एक्ट है ना? अगर पहले वाले गलत एक्ट कर गए थे तो क्या ख्याल है? देखें, मेरा ये ख्याल है यहाँ पर जो सियासत है बदकिस्मती से वो प्रेसिडेंस ले जाती है लॉजिक के ऊपर, लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं तो लॉजिकल बात करूंगी। मैं पहली हुकूमत को भी मुकम्मल एंडोर्स करती हूँ और करती थी सब्सिडी देने के ऊपर, क्योंकि कोई भी ऐसा मेजर जिससे अवाम की तकालीफ में कमी आए वो मैं तो उसकी नफी नहीं कर सकती। आईएमएफ वगैरह सब अपनी जगह मौजूद है, उनको ये बात सही है कि मुआहदे में शायद ओवर कमिट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर उन्होंने सब्सिडी मुश्किल सियासी हालात होने के बाद भी अगर दी, फिर भी अगर दी, तो मैं तो नहीं समझती मैं उसकी नफी करूंगी। और सिमिलरली अगर इन्होंने उसको जारी रखा 1 माह तक, बावजूद इसके कि मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि उसकी वजह से मुआशी मुश्किलात और बढ़ गई, तो मैं तो उसकी नफी नहीं करूंगी। इन्होंने बहुत अच्छा रखा, बहुत अच्छा किया उसको जारी रख के, जितना कर सकते थे, जितना भी कोई कर सकता है आईएमएफ के साथ, कोई भी रिलैक्सेशन ले सकता है, जो भी हुकूमत हो, जो भी पार्टी हो, तो मैं तो कभी भी उसकी नफी नहीं करूंगी। हाँ, ओवर कमिट नहीं करना चाहिए। और एक बात है जो ये सारी हुकूमतें करने से कासिर है, वो क्या बात है? वो ये बात है कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हमारी मईशत का बुनियादी ढांचा है उसके अंदर ये लोग इस्लाहात नहीं करते। बहुत शॉर्ट टर्म विजन है हमारी हुकूमतों का। ये इनको एक ट्रांच मिलती है, ये उससे अपना बजट और अपना खसारा जो है वो फाइनेंस करते हैं, और फिर ये लोग ये नहीं सोचते कि कल क्या हमने करना है। अपने ये लोग सोर्सेज बढ़ाते नहीं है, अपने इखराजात कम नहीं करते, अपने वसाइल बढ़ाते नहीं है, और फिर जब खत्म हो जाते हैं वो पैसे तो फिर सोचने लगते हैं कि अब हम मजीद कर्ज कैसे लें। ये कब तक चलेगा? मतलब ये एक साइकिल है। और बात करते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं मईशत से जुड़ी, बहुत सारी चीजें, चीन से भी जुड़ी कुछ चीजें, मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक है, उस ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हम बात करें मुल्की मईशी सूरत हाल के हवाले से, मईशत के जो मामलात चल रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। मईशत के हालात खासे अबतर हैं और इन अबतर हालात में जो IMF है उसको ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है। सवाल है सियासी, लेकिन आप उसको मईशत के पर्सपेक्टिव से बताइए कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, एक ख्याल ये किया जा रहा था, या एक सिंपल आम ले आदमी का नैरेटिव ये था कि एक स्ट्रीम के अंदर इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री चल रही थी, यानी कि एक डायरेक्शन में किसी भी तरह चीज़ें मैनेज होकर चल रही थी।
नई हुकूमत आई, उसके बाद डिस्टर्बेंस आई और उसके बाद चीज़ें तितर बितर होने लगी और उनसे संभल नहीं रही। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताइए कि क्या ये दुरुस्त है बात, ये हकीकत है? अगर है तो इसका जिम्मेदार कौन है फिर? मिर्जा साहब। मिर्जा साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। यही सवाल मैं आपकी तरफ लेके आना चाहूँगा। मोना साहिबा, फरमाइएगा कि जिम्मेदार किसको ठहराती हैं आप इस सारी टर्बुलेंस का जो आई है इकोनॉमिक? देखिए, अजीब बात यह है कि जब किसी भी जमात के ऊपर मुश्किल आती है तो उस वक्त इनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ख्याल आता है कि ये कितनी मनफी चीज़ है हमारी मईशत के लिए। लेकिन जब इनके ऊपर मुश्किल नहीं आती है और जब ये लोग ये तमाम काम कर रहे होते हैं तब, और जब इसके बेनिफिशियरी ये लोग खुद होते हैं, तो फिर उनकी नज़र में तो इससे अच्छी कोई चीज़ ही नहीं होती और इसको जस्टिफाई करने के लिए ये लोग लाख बहाने और एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी तरह से, अगर मैं वैसे बात करूं, मतलब इतनी 75 साल हमारी तारीख में एक भी सिविलियन प्राइम मिनिस्टर नहीं है। शायद मैंने आपके प्रोग्राम पे ये बात कही भी है इससे पहले, क्योंकि मैंने मुतअद्दिद जगहों पे ये बात की है। एक भी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसने अपनी मुद्दत पूरी की हो, सिविलियन प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। मैं तो कभी भी नहीं समझ सकती कि कौन लोग हैं वो जो जश्न मनाते हैं उन पार्टीज के अलावा जो कि बेनिफिट करते हैं किसी भी हुकूमत के टॉपल होने से या घर जाने से। चले, उनका तो बनता है, लेकिन आम फहम लोग जो रैशनल थिंकर्स हैं या न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स हैं, मुझे नहीं समझ आता वो किस जबान से जश्न मनाते हैं किसी भी हुकूमत के घर जाने का। अब वही बात है, खान साहब को जब नवाज शरीफ साहब के हवाले से इन्होंने 126 दिन का धरना दिया था, तब उनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कोई अहमियत समझ नहीं आती थी। तब जब आप उनको बोलते थे वो कहते थे नहीं ये तो चोर हैं, ये तो डाकू हैं, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बात की बात है, लेकिन पहले तो हम करप्ट टोला हटाएंगे। और उन्होंने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को आप समझें कि प्रेशराइज ही, मैं वर्ड यूज करूंगी, प्रेशराइज किया कि इसके ऊपर वो कानून हरकत में आए। और फिर जिस तरह से जिस पैमाने पर ये तमाम चीजें की गई वो भी हमारे सामने है। लेकिन मैं इतना जरूर मानती हूँ कि इमरान खान साहब को जिस चीज से गुजरना पड़ा है, अगर मैं कंपेयर करूं तो नवाज शरीफ साहब को उससे कम चीज से गुजरना पड़ा था, एटलीस्ट जब तक उनकी हुकूमत थी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत नहीं गई थी, वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए थे, वो भी बहुत बदकिस्मत था। और इमरान खान साहब को तब समझ नहीं आती थी। अब जब इमरान खान साहब खुद इक्तदार में आए हैं, मैं समझती हूँ मतलब उनकी भी हुकूमत में या उनके दौरे हुकूमत में वहां पर भी करप्शन के केसेस आए रोज सुनने में आते थे। खासतौर पर पंजाब के हवाले से तो मतलब जबान ज़दे आम ये तमाम मामला था। उनकी पार्टी में 90% टूट फूट की जो वजह बनी है वो यही उस्मान बुज़दार साहब पर जो इमरान खान साहब का इंसिस्टेंस था, यही वजह थी। तो अगर मैं कहूं कि नहीं वो बहुत सारे इल्जामात थे या उनकी वजह से मैं इनको घर भेज दूं, तो फिर मैं तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हिमायत कर रही हूँ ना। तो अब ये इसका एहसास होता है खान साहब को कि अरे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो कितनी खराब चीज है, उस वक्त उनको नहीं होता था। और सिमिलरली जब नून लीग इसको रोज की बुनियादों पे कहते थे कि मईशत तब तक ठीक नहीं होगी जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, आज इन्होंने वही सियासी इस्तेकाम तोड़ा। तो ये बदकिस्मत बात है। को उन्होंने तोड़ा। बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ मिर्जा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सर जी मिर्जा साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं आईएमएफ के हवाले से। एक तो ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि आईएमएफ के साथ एफबीआर के टैक्स टारगेट पर इत्तेफाक नहीं हो सका, एक चीज़। वो चाहते हैं कि टैक्स को जो है वो मज़ीद इन्हांस किया जाए, टैक्स मज़ीद इकट्ठा किया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि आईएमएफ ने चीनी पावर प्लांट्स को दी गई अदायगियों की तफसीलात तलब की हैं। और इस हवाले से शहबाज राना साहब निजी टेलीविज़न चैनल पे प्रोग्राम भी करते हैं और लिखते भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। उनकी भी एक रिपोर्ट है और वो ये कहती है कि चाइना के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारे उनके पावर प्लांट्स के साथ, उसके हवाले से भी आईएमएफ ने कुछ कंसर्न्स रेज़ किए हैं। मैं जानना आपसे ये चाहता हूँ इन दोनों चीज़ों की रोशनी में आईएमएफ क्या इतनी ताकतवर है कि वो जो चाहे हमसे करवा ले और उस पर हमारी मईशत भी और उस पर हमारी सियासत भी चलती रहे? देखिए, आईएमएफ ने एफबीआर के टारगेट जो है वो अब 6,100 अरब रुपए का तो ये जो साल खत्म हो रहा है उसका था, और 7,256 अरब रुपए का उन्होंने आने वाले साल का प्रपोज किया है आईएमएफ ने। अभी हतमी एग्रीमेंट आईएमएफ से नहीं साइन हुआ, लेकिन आईएमएफ ने जो चीजें जो शराइत की लिस्ट दी हमें, उसमें उन्होंने सैलरी क्लास के ऊपर तनख्वाह बढ़ाने की भी बात करी है, जो टैक्स के एग्जम्पशन से वो खत्म करने की बात की है, और आइंदा साल 2022 और 23 में टैक्स का हदाफ 7,256
अरब रुपए का हदफ दिया है उन्होंने। जो मैं समझता हूँ इन हालात में जहाँ पे आपने इंपोर्ट के ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटियां लगाई हैं, इंपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हैं, आपने गाड़ियां जो बड़ी है उन पर पाबंदी लगाई है, टेलीफोन लग्जरी जो है उन पर पाबंदी लगाई है, तो आपका टारगेट वसूली जो है वो एक बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इंपोर्ट आपकी कम होगी। तो बहरहाल ये खुशाइन बात है कि एफडीआर ने गुज़िश्ता 3 सालों से 27% ग्रोथ के साथ वो अपनी तमाम हदायत हासिल कर रही है, और अभी भी 11 महीने का जो उनका टारगेट आया है इस साल का, उसमें सिर्फ 18 अरब रुपए की कमी है। टारगेट तकरीबन 99%। तो सर ये टैक्स नेट अगर बढ़ा दें, टैक्स नेट अगर बढ़ाएं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा? टैक्स नेट हमारा जो है इस वक्त खित्ते में सबसे कम है जी। आप 11-12% टैक्स नेट पे काम कर रहे हैं, जबकि दुनिया में 17% 18%। ये क्यों नहीं बढ़ा पाते? इसमें सियासत इससे इस बारे में पूछते हैं इनसे, तो ये कहते हैं कि जी हमारे बहुत सारे सियासी मसले मसाइल आड़े आ जाते हैं, तो सियासत कर लें या फिर मैशत कर लें। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कहते हैं? मुझे तो ये लगता है देखिए ये तो विल होनी चाहिए, और इसमें हुकूमत की भी, इंतजामिया की भी और एफडीआर की भी। अभी उन्होंने कराची में पॉइंट ऑफ सेल लगा के गए थे चेयरमैन एफडीआर जो थे साबिक अशफाक साहब, डॉक्टर अशफाक, और वो बड़ी बड़ी मिठाई की दुकानों पे और आइसक्रीम की दुकानों पे और बेकरीज अब लगे और काम कर रहे हैं। यानी जितने पैसे की सेल होती है वो रिकॉर्ड होता है और वो फौरन जो है उनके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। ये पूरी आपकी विल पावर और आपका एक रेट चाहिए हुकूमत की, जिसके तहत अच्छा आप अब सर हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा आसान करके, थोड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए आसान करके बताएं कि अब जब आप टैक्स नेट नहीं बढ़ा पाते तो फिर आप ज़ाहिर वो पैसा या वो चंक जो है वो आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब इनडायरेक्ट टैक्सेशन, हाँ जी, तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जब ये बढ़ाते हैं तो मेरा ख्याल है दुनिया में ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, शायद वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज में पाकिस्तान आता है। बिल्कुल सही कहा आपने, दुनिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म हो रहे हैं, डायरेक्ट टैक्सेस पे आ रहे हैं, और हमारे मुल्क में इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो परसेंटेज है वो 60% तक पहुंच गया टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का, और 40% से रह गए डायरेक्ट टैक्सेस। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए, डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा होनी चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होनी चाहिए। इनडायरेक्ट में आप क्या करते हैं, इंपोर्ट स्टेज के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स ले लेते हैं, पेमेंट के ऊपर विथहोल्डिंग टैक्स ले लेते हैं, और जो पेमेंट कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कहते हैं कि उसको जाके आप हमें खजाने में जमा कराएं। वो कहता है भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन बहरहाल होल्डिंग एजेंट के ऐसे काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑब्सलीट एक नाकाम रिजीम है। ये वेल्थ टैक्स को लेकर लोग खासे परेशान हैं। वेल्थ टैक्स लगता देख रहे हैं आप मिर्जा साहब इस बजट में या नहीं? जी, टैक्स सबसे ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन और वेल्थ अक्यूमुलेशन पे के लिए नुकसानदेह है, और ये पाकिस्तान में इसी बुनियाद पर खत्म किया गया था शौकत अजीज की हुकूमत में। लेकिन अब एक तो सुपर रिच टैक्स आ रहा है जो पहले भी बैंक वगैरह में लगाया था, जहाँ 50 करोड़ से ज्यादा मुनाफा होता है, वो तो मैं सपोर्ट करता हूँ। हालात ऐसे हैं जो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के तौर पे ये लगाया जा सकता है, लेकिन वेल्थ टैक्स मैं समझता हूँ उसमें फिर लोग जब डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ रहे हैं, जो डिक्लेरेशन कर रहे हैं अपने असासों का, अपने बैंक अकाउंट का, फिर वो चीज जो है वो लोग छुपाने लग जाएंगे। मैं समझता हूँ वेल्थ टैक्स जो है, जब आप दुनिया की टैक्स ले रहे हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं, तो उसके बाद वेल्थ टैक्स का लेने की कोई जवाब नहीं है। मैं उसका सख्त मुखालिफ हूँ, क्योंकि ये कैपिटल फॉर्मेशन का खिलाफ है। लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड्स, वो इक्विटी के तौर पे नहीं करते कि ये आपकी वेल्थ टैक्स में आ जाएगा, वो उसको लोन दिखाते हैं, और कंपनी में 30-40 करोड़ रुपए के लोन भरे होते हैं, क्योंकि वो अगर इक्विटी की शक्ल में दिखाएं तो आपको अपने रिटर्न में इसको वेल्थ के तौर पे दिखाना पड़ेगा। ये सब चीजें हैं। मैं नहीं समझता कि इमरजेंसी में आप हर वो चीज कर दें जिसको पहले आजमाए हुए हैं और उसके मोहलक नताइज आपको मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ रहें। मोना ये फरमाएं कि इस मईशत से जुड़े सियासी मामलात और सियासत से जुड़े मईशत के मामलात हैं, इस सब असना में हमने देखा कि खान साहब सड़कों पर थे, जलसे देखे, अभी भी हो रहे हैं उनके, लॉन्ग मार्च भी उन्होंने किया, और उसके बाद हमने देखा कुछ थोड़ा सा बैक फुट है जिस पे जा चुके हैं खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
असल वजह क्या लगती है आपको? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया, या कोई बैक डोर राब्ते जारी हैं, या किसी ने कहा है, या ये ऑब्जर्वेशन ही गलत है? जी, मैं ये मोना साहिबा से मेरा सवाल है, ये आप मिर्जा साहब मोना साहिबा से तो जरूर कमेंट करें। मैं आई वुड लाइक टू हियर कि इफ्तियार साहब का क्या ख्याल है इस पे। अगर वो कमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज कर लें, अगर आपकी इजाजत हो। आप मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कमेंट जो है ये बिल्कुल इस पे करना चाहूंगा जी। हेलो, आपकी आवाज कट के आ रही है, आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ बैकफुट पे दिखाई दे रही है, इसकी क्या वजह है? चीज थी, मासेस को ये इकट्ठा नहीं कर सके, और पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है हमारी जो मुस्लिम लीग नून की, और उनके जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो बड़े सीजन और एक सख्त किस्म के मिनिस्टर हैं। उन्होंने जो इंतजाम किए उससे पंजाब से भी बंदे नहीं निकल सके, कराची वगैरह से जाने के लिए तो उनके लीडर इतना मसल से नहीं दिखा सके। सिर्फ ज्यादातर जो लोग आए थे वो KPK से आए थे, क्योंकि वहाँ उनकी अपनी हुकूमत है, और वो भी इस नंबर में नहीं थे जिनका ऐलान किया गया था। लिहाजा उन्हें अंदाजा हो गया था सुबह कि लोग नहीं पहुंच पाए हैं, और वो मास नंबर जिसका उन्होंने ऐलान किया था वो नहीं दिखा पाएंगे। लिहाजा उन्होंने एकदम से विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी रीजन, उन्होंने फिर ऐलान करा कि वो 6 दिन के बाद 6 दिन तक के लिए मौखर हो गया। लेकिन आज आप देखें 12-15 दिन हो गए, उसका कोई खामोशी है। ठीक है मोना, आप एग्री करते हैं जो फरमा रहे हैं उससे? मोना, देखिए पार्टली ये वजह हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुकम्मल तौर पर नहीं होगी। पार्टली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये तो आपको भी पता होगा, और आई एम श्योर कि आपके इल्म में है, हमारे नाजरीन को भी इस चीज का इल्म होगा, और ये रिपोर्ट्स काफी टाइम से सरफेस कर रही हैं कि उनकी पार्टी में नाराजगी है इस हवाले से कि जी लोग उनके काफिले लेकर क्यों नहीं निकले। शफकत महमूद साहब को जो ड्यू टू वेरी अनसर्टेन रीजंस उन्होंने आपको पता है PTI की पंजाब की जो अपनी सदारत थी उससे इस्तीफा दे दिया, तो ये भी उसी चीज की कड़ी है। आजकल शेख रशीद साहब को आपने सुना होगा, वो भी रोज की बुनियादों पर इंकिशाफात कर रहे हैं, तो उनकी पार्टी में इख्तिलाफात इस बारे में मौजूद है। अगर आप क्विकली वाइंड अप कर सकें। जी, आई थिंक ये रीजन जरूर है, लेकिन ये आधा रीजन है। इसका जो बकिया रीजन है वो ये है कि बातचीत चल रही है, इसको हुकूमत भी वैसे तो नेगेट कर रहे हैं, रद्द कर, बातचीत चल रही है, और लोगों को पुल आउट करने में भी जो है वो खास कामयाब नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन द लॉन्ग मार्च। बहुत शुक्रिया जी। मोना आलम हमें ज्वाइन किए हुई थी, मिर्जा इख्तियार बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।